गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार मुझे यूँ बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने एक टॉपिक किया था द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, जो आपके सिलेबस में है। आज की क्लास में हमें दूसरा टॉपिक करना है जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज, यानी कि लोग संसाधन की तरह। ठीक है, मनुष्य कैसे संसाधन है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक बार प्लीज़ मुझे जल्दी से ये मैसेज करके बता दीजिए, हेलो हाय एवरीवन। क्या आप लोगों को आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है? किसी तरीके की ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड आफ्टरनून। कल के टॉपिक में कोई भी डाउट है आप लोगों को, आप पूछ सकते हैं। कल यूट्यूब पे लिया था मैंने, वो क्लास मैं आपकी ऐप पर भी डाल दूंगी, नोट्स भी डाल दूंगी, और ये वाले नोट्स भी आपको इसी वीडियो के साथ अटैच्ड मिल जाएंगे। इसी वीडियो के साथ आपको अटैच्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट्स भी मैं डाल दूंगी और कल वाले नोट्स भी मैं विद वीडियो डाल दूंगी। आप पहले ये बता दीजिए आवाज़ वगैरह सही है ना? ठीक है सोनिया, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में आ जाएगी अनु, मुझे समय नहीं मिला था जिसकी वजह से वो मैं नहीं डाल पाई ऐप पर। अभी डाल दूंगी, जैसे ही क्लास खत्म हो गई ना वैसे ही मैं वो वाली कल वाली वीडियो जो है वो इसमें डाल दूंगी। चलो जी, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही आसान सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिल्कुल इसकी गहराइयों में चले जाएंगे क्योंकि गहन अध्ययन करने को हमारे सिलेबस ने बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एनसीईआरटी की थीम उठाएंगे और यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो, अपने टॉपिक का नाम है कि मनुष्य संसाधन की तरह कैसे प्रयोग होता है। जो जनसंख्या है वो संसाधन क्या होता है, पहले आप इस बात को समझना। देखो, संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, कोई भी वो चीज जिससे आप कुछ और चीज बनाते हो। कोई भी वो चीज जिससे आप कुछ और चीज बनाते हो उसको कहते हैं संसाधन। जैसे समझना, नेचुरल संसाधन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको प्रकृति ने रिसोर्स दिए हैं, जो सामान आपको प्रकृति ने दिया है। जैसे कोयला प्रकृति ने दिया है, इंसान ने तो नहीं दिया। जैसे पेट्रोल प्रकृति ने दिया है। ठीक है, जमीन के अंदर और क्या मिलता है, बहुत सारे खनिज मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, यूरेनियम मिल रहा है, थोरियम मिल रहा है, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाए क्योंकि प्रकृति ने आपको दिया। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्यों कहलाए, क्योंकि प्रकृति ने आपको दिया। और इन सामान का प्रयोग करके आप ना जाने कितनी प्रगति किए जा रहे हो, हमारा देश पता नहीं कितनी आगे बढ़ता जा रहा है इन सारे सामान का यूज करके। ठीक है, इन सारे सामान का यूज करके ना जाने कितना जो है ये आगे जो है भारत बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक शब्द होता है जिसको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जिसको कहते हैं मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव संसाधन। ये मानव संसाधन क्या होता है? मानव की स्कूटी, बाइक, रिक्शा, इन सबको कहते हैं कि मानव का संसाधन। किसको कहते हैं मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं, वो अपने को समझना है। ठीक है, रिसोर्स क्या, कोई भी वो चीज जो आपको मिल रही है और जिसका प्रयोग करके आप भविष्य में प्रगति कर रहे हैं, कुछ और चीज बना रहे हो। अगर प्रकृति ने वो संसाधन दिए तो आपने उसको कह दिया प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज, यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीजें। ठीक है, और अगर इंसान एक संसाधन की तरह काम कर रहा है, यानी देश को भविष्य में फायदा दिए जा रहा है, उसको हम कहेंगे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो कैसे बनते हैं ह्यूमन रिसोर्स, कैसे ये आपकी एनसीईआरटी ने बताया है उसको समझो। क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स, कैसे बनता है ह्यूमन रिसोर्स, उसको समझेंगे। देखो, एक शब्द होता है पॉपुलेशन। क्या होता है? एक शब्द होता है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी एक बड़े क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरीके के जीव रह रहे हैं। इंसान रह रहा है, कुत्ता रह रहा है, बिल्ली रह रहा है, ठीक है, बिल्ली रह रही है, अलग अलग तरीके के पशु रह रहे हैं, अलग अलग तरीके के पक्षी रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं। इन सब लोगों को मिला के एक पर्टिकुलर जगह के अंदर, इन सब लोगों को मिला के हम क्या कहेंगे, ये जनसंख्या है। ये क्या है, हमने इसको क्या कह दिया, ये यहाँ की जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है यहाँ की, ये हमने कह दिया। एनिमल्स हैं, मैंस हैं, वीमेंस हैं, बच्चे हैं, इन सबको मिला के हमने कहा यहाँ की कितनी जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या को अगर आप शिक्षित कर दो, इस पॉपुलेशन को अगर आप एजुकेशन दे दो, शिक्षा दे दो, ठीक है, इस जनसंख्या को अगर आप बहुत अच्छी हेल्थ दे दो, स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दो, इनका हेल्थ बहुत अच्छा दे दो, स्वास्थ्य बहुत अच्छा दे दो, इनको बहुत सारी टेक्निक सिखा दो, अलग अलग तरीके से कंप्यूटर पे काम करना सिखा दो, यही जनसंख्या क्या बन जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी। यही जनसंख्या क्या कहलाएगी, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन बन जाएगी।
यानी कौन सी जनसंख्या को हम मानव संसाधन कह सकते हैं? पढ़ी लिखी जनसंख्या को मानव संसाधन कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है, ये दो लड़कियां हैं, ठीक, दो लड़कियां हैं, ये बाल बना देते हैं इनके खूबसूरत खूबसूरत से। ये दो लड़कियां हैं, दोनों लड़की बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं करती, सिर्फ सुबह उठी, खाना खा लिया, सो गई, बस ये काम है इनके, ठीक। एक लड़की और है, एक लड़की और है जिसका नाम हम क्या रखें? जिसका नाम रख देते हैं कुछ भी, पोपली, है ना, हमने नाम रख दिया पोपली, कुछ भी रख दो यार, कुछ भी समझने के लिए। अब क्या है, इस लड़की ने क्या किया? इस लड़की ने पढ़ाई की, इस लड़की ने बीटेक कर लिया, बीटेक करके ये आईटी कंपनी के अंदर जॉब कर रही है, आईटी कंपनी में जॉब लग गई। या इसने अपना बीएड किया, इसने अपना केवीएस का एग्जाम दिया, केवीएस का एग्जाम देके ये देश के अंदर टीच कर रही है, यानी देश को एक सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, देश के अंदर कुछ सेवाएं दे रही है। हम इस लड़की को क्या कहेंगे? ये लड़की क्या बन गई? ये लड़की बन गई मानव संसाधन, ये लड़की बन गई ह्यूमन रिसोर्स। और ये कौन रह गए? ये सिर्फ भारत की जनसंख्या है, जिनको भारत को खुद खिलाना पड़ेगा, ये खुद कुछ नहीं करेंगी, ये दोनों बेकार हैं, सुबह उठती हैं, खाती हैं, सो जाती हैं, बस इनका ये काम है, ठीक है। उर्वशी, ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 आपके सिलेबस का, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, ठीक है। ये वो टॉपिक चल रहा है आपकी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का, आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक का, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बिल्कुल। पहला एक यूनिट कल हो चुका है, अब सेकंड यूनिट आज की क्लास में हमें करना है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ध्यान से इसको समझते रहे। मैंने क्या कहा? इस लड़की को तो कहा ये तो है मानव संसाधन और ये सिर्फ जनसंख्या है। दोनों में क्या फर्क है? मैंने जब जनसंख्या के अंदर एजुकेशन डाल दी, शिक्षा डाल दी, उनके अंदर तकनीक डाल दी, उनके अंदर ट्रेनिंग डाल दी, उनके अंदर हेल्थ की फैसिलिटी डाल दी, बहुत सारी चीजें डाल दी, यानी मैंने उन जनसंख्या के अंदर निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। किस चीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया? शिक्षा का इन्वेस्टमेंट कर दिया, पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वही जनसंख्या अब देश को फायदा देगी। पढ़ लिख के आप लोग देश के अंदर कुछ आविष्कार करेंगे, पढ़ लिख के आप देश के भविष्य को और ज्यादा पढ़ाओगे, आप अपने घर में अलग अलग चीजें करोगे जिससे देश को फायदा होगा। ये सब चीजें क्या बन जाती है? ये सब चीजें मानव संसाधन कहलाती है, ठीक है। ये सब चीजें क्या कहलाती है? ये सब चीजें मानव संसाधन कहलाती हैं। तो मानव संसाधन क्या होता है वो आपने समझा। यहां पे मैंने ये बताया हुआ है कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन होता है द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिटी और कंट्री। किसी विशेष क्षेत्र, नगर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। सिंपल सी चीज है। लेकिन ये मानव पूंजी कब बनती है? ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब इसी जनसंख्या को आप पढ़ाई दे दो, एजुकेशन दे दो, इसी जनसंख्या के अंदर आपने स्किल डाल दी, बहुत अलग अलग तरीके के काम करने के तरीके डाल दिए, ठीक है। इसी जनसंख्या के अंदर आपने मेडिकल केयर डाल दिया, मतलब इनको अच्छी अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी दे रहे हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दे दिए, छोटे छोटे क्लिनिक दे दिए। इसी जनसंख्या को आपने ट्रेंड कर दिया कि देखो ऐसे कंप्यूटर चलता है, देखो ऐसे सिलाई मशीन चलती है, देखो ऐसे बोर्ड चलता है, ऐसे बिजली ठीक होती है, आपने इनको काम करना सिखा दिया। यही जनसंख्या क्या बन जाएगी? यही जनसंख्या मानव की पूंजी बन जाएगी, ठीक है। देश के लिए आप एक पूंजी का काम करोगे, समझ गए। मेरी पूंजी क्या है? मेरी पूंजी मेरा ज्ञान है। मेरी पूंजी क्या है? मेरी पूंजी मेरी नॉलेज है, मेरे पढ़ाने की कला है। ये पूंजी मुझे कमा के खिलाती है। मैं अपने ज्ञान की वजह से कमाई कर रही हूं और उस कमाई से देश के अंदर बहुत सारी डिमांड कर रही हूं कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे एसी चाहिए। अब देश मेरी जरूरत पूरी करने के लिए उन सब सामान की डिमांड करेगा तो देश को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से इंसान अगर बिल्कुल निठल्ला है, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहा देश के लिए, हम उसको जनसंख्या कहेंगे। वही इंसान पढ़ लिख के देश को फायदा दे रहा है, हम उसको मानव पूंजी कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। बताइए दोनों में आपको फर्क समझ आया या नहीं आया? यहाँ पे मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी जनसंख्या के अंदर, किसी भी जनसंख्या के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर स्किल्स डाल दी, एजुकेशन डाल दी, उससे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसको समझेंगे हम, इसको समझेंगे। बीच में इसको मैं नहीं घुसा रही हूं, अभी बस आप समझें कि जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे, जितने भी लोग स्किल्ड होंगे, उससे क्या होगा? उससे देश को प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे देश को फायदा होगा, देश की वृद्धि होगी। यानी कि पॉपुलेशन से कुछ नहीं होगा, पॉपुलेशन देश का नुकसान है, ठीक है। पॉपुलेशन देश का नुकसान है, लेकिन जो मानव की पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, वो देश का नुकसान नहीं है, वो देश के लिए अच्छा है क्योंकि वो देश को कमा के दे रहा है। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। अब पॉपुलेशन के पॉजिटिव साइड क्या है, जनसंख्या के नेगेटिव साइड क्या है और जनसंख्या के पॉजिटिव साइड क्या है, ठीक है। जनसंख्या के, पॉपुलेशन के पॉजिटिव साइड समझो पहले क्या है। भाई जनसंख्या अच्छी है, कैसे, क्या पता लगेगा, समझेंगे बात को।
दो शब्द होता है, एक शब्द है बच्चों एसेट और एक शब्द होता है लायबिलिटी। एक शब्द है एसेट, एक शब्द है लायबिलिटी। लायबिलिटी को हिंदी में कहेंगे कर्ज और एसेट को हिंदी में कहेंगे पूंजी। बिल्कुल ध्यान से समझना, बार बार इस शब्द का प्रयोग होगा। एसेट यानी पूंजी, लायबिलिटी यानी कर्जा। ठीक है, एसेट यानी पूंजी, लायबिलिटी यानी कर्जा। क्या होता है एसेट, क्या होती है लायबिलिटी, उसको जानो। जैसे मानो कोई भी वो चीज जो आपको फायदा दे, कोई भी वो चीज जो आपको लाभ दे, जो आपको लाभ दे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसेट। और कोई भी वो चीज जो आपको नुकसान दे, उसको हम कहेंगे कर्जा। ठीक है, उसको हम कहेंगे कर्जा। तो कोई भी चीज जो आपको लाभ दे, जैसे जैसे मेरा ज्ञान, मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा मेरे लिए एसेट है, मुझे लाभ देती है, वो मुझे लाभ देती है। ठीक है, मुझे वो लाभ देती है। तो हम क्या कहेंगे कि पूंजी क्या होती है, कोई भी वो चीज जो आपको लाभ दे। मेरी ज्ञान, मेरी शिक्षा मुझे लाभ देती है। ठीक है, जो सेंसस में गिनते हैं ना उर्वशी, ये उस जनसंख्या की बात नहीं हो रही, ये इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से पॉपुलेशन की बात हो रही है, इसलिए मैंने एनिमल और बर्ड्स को भी इसमें काउंट किया है। ठीक है, पर जो जनगणना होती है वहां पे एनिमल और बर्ड्स को नहीं गिन रहे हैं हम, वहां पे सिर्फ इंसानों को गिन रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल कुमकुम, ये बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, कितनी बार देखो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लाइव देख रहे हैं देखो, नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, बस जुड़े रहो, अभी बीच में मत बोलो। आंसर्स जो है आपके क्वेश्चंस के मैं बाद में करूंगी, पहले मेरी बात समझ लो आप। अब कोई भी वो चीज जो आपको लाभ दे, आप उसको एसेट कहोगे। समझते हैं कैसे भाई, जैसे ना ये एक आदमी था, ठीक है, ये एक आदमी था, इस आदमी के पास 1000 रुपए थे। इसने क्या किया, ये 1000 रुपए किसी बी नाम के व्यक्ति को, किसी बी, इस आदमी का नाम ना बी है, क्या है, बी है इस आदमी का नाम। ठीक है, हमने लिख दिया इसका नाम बी है, इसके माथे पे लिख दिया। इसने क्या किया, ये 1000 रुपए इस बी नाम के व्यक्ति को लोन में दे दी। क्या दे दिया, लोन दे दिया इसने। और ये कहा कि भैया तू जब वापस देगा ना इसको, तू जब वापस देगा इसको, तो ये मुझे तू 1500 रुपए दियो, तेरे ऊपर ब्याज लगा रहा हूं मैं। तू जब वापस करेगा 1500 रुपए दियो, 500 रुपए तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा हूं, 500 रुपए तेरे ऊपर ब्याज लगा रहा हूं, 500 रुपए तेरे ऊपर ब्याज लगा रहा हूं। ठीक है, क्लास रुक रुक के चल रही है, क्लास रुक रुक के चल रही है। मोनिका कह रही है क्लास रुक रुक के चल रही है। कोई बताओ मुझे, कुछ दिक्कत है तो क्लास में। ऐसे मत किया करो यार, रुक रुक के चल रही है, रुक रुक के चलेगी, थोड़ा सा बीच में कई बार स्टक हो भी जाए तो मैनेज कर लिया करो। अरे मिल जाएगी कुमकुम, मिल जाएगी। समझो, ये व्यक्ति है, इसके पास 1000 रुपए थे, इसने ये 1000 रुपए इसको लोन पे दे दिए और क्या कहा कि 1500 रुपए मुझे वापस कर देना। कितने का फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 500 रुपए का फायदा हो गया। 500 रुपए का ब्याज इसने कमा लिया। कितने रुपए पे कमा लिया, 1000 रुपए पे कमा लिया। कितने रुपए पे कमा लिया, 1000 रुपए पे कमा लिया। यानी 1000 रुपए से इस आदमी को फायदा हुआ। ये क्या कहेगा, ये 1000 रुपए मेरी पूंजी है, ये 1000 रुपए मेरी पूंजी है। ये आदमी से पूछेंगे भाई तूने कितने का कर्जा लिया है, ये कहेगा 1000 रुपए का कर्जा लिया है। ये क्या कहेगा, 1000 रुपए का कर्जा लिया है। इससे पूछा मैंने ये 1000 रुपए क्या है, ये बोला ये 1000 रुपए मेरे कर्ज हैं, क्योंकि इसने मुझे 500 रुपए का नुकसान करवा दिया। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। इस आदमी ने ये 1000 रुपए इसको दिए थे और ये कहा कि 5 दिन बाद 1500 रुपए दे दियो, 500 रुपए ब्याज लगेगा तेरे ऊपर। इस व्यक्ति ने इस 1000 रुपए पे कमाई करी है 500 रुपए की। इसको क्या कहा इसने, ये पूंजी है, ये एसेट है। लेकिन यही 1000 रुपए के बारे में जब मैंने बी से पूछा तो बी बोला यार 1000 रुपए मेरा कर्जा है। मैंने कहा क्यों, कर्जा क्यों है, बोला यार 1000 रुपए पे 500 रुपए का नुकसान हो गया, मुझे ये वापस देना है, मुझे ये वापस देना है और बढ़ा के देने हैं, 500 रुपए का नुकसान हो गया। तो कर्ज क्या है, जो आपको कुछ बढ़ा के वापस देना है, उसको कहते हैं लायबिलिटी, कर्जा। ठीक है, जो आपको वापस देना है, नुकसान के साथ वापस देना है। और जो आपको कमा के खिला रहा है उसको आप क्या कहोगे, पूंजी। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, पूंजी। तो आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो जनसंख्या होती है, जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या देश का कर्जा है। जनसंख्या देश का कर्जा है, क्या मतलब हुआ, इसको समझेंगे। और जो मानव पूंजी होती है, जो ह्यूमन कैपिटल होगा, जो मानव पूंजी होती है यानी जो ह्यूमन कैपिटल होगा, वो देश के लिए क्या है, एसेट है। ह्यूमन कैपिटल देश के लिए पूंजी है, देश के लिए एसेट है, यानी देश की पूंजी है। मानव पूंजी है,
एसेट है, ह्यूमन कैपिटल मानव की पूंजी, ह्यूमन कैपिटल देश की पूंजी है, और जो जनसंख्या है देश का कर्जा है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसको अब समझेंगे। अब देखो, मैंने बताया एसेट वो जो आपको लाभ दे उसको तो एसेट कहेंगे, और जो आपको नुकसान दे उसको कर्जा कहेंगे। एक पिता है, ये पिता है, ठीक है। इस पापा के, ऐसे पापा चश्मे वाले बना देते हैं हम, इस पापा के 4 बच्चे हैं, है ना, 4 चुन्नू मुन्नू है इसके, ठीक। इनमें से ये 2 बच्चे क्या बन गए, ये 2 बच्चे बन गए आईएएस ऑफिसर, ये 2 बच्चे बन गए आईएएस ऑफिसर। ये 2 बच्चे कुछ नहीं बने, सुबह उठते हैं और खाना मांगते हैं। ना तो इन्होंने पढ़ाई की, ना इनका स्वास्थ्य ठीक रहता, बीमार पड़े रहते हैं, सारा दिन सुए सुए से रहते हैं, बिल्कुल बेकार निकट्टू आदमी है बिल्कुल। और बस इनको खाने के लिए चाहिए, सारे दिन सिर्फ फूडी से हैं, पड़े पड़े खाते रहते हैं। पापा क्या कहेंगे, यार तुम्हें तो पैदा करके दंड भुगत रहा हूं मैं। ये कहेगा ना, यार इससे अच्छा तो मेरे 2 ही ठीक है, तुम तो ऐसे ही पैदा हो गए। बस वो कहते हैं ना कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। इन लोगों को क्या कहा, भाई तुम तो बेकार हो, तुम तो मेरे लिए कर्जा हो, तुम तो मेरे लिए दंड हो, दंड भुगत रहा हूं तुमको पैदा करके। पापा गुस्से में ये कह रहे हैं। कर्जा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको खिलाना पड़ रहा है, इनकी वजह से नुकसान हो रहा है पापा को, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान। भाई रोज तुम इतना सारा आटा खा जाते हो, रोज तुम इतनी सारी चीनी दूध पानी पी जाते हो, मेरे लिए तो तुम कर्जा पैदा हो गए। और ये बच्चे पापा का नाम रोशन कर रहे हैं, ये बच्चे पापा के लिए कमा के ला रहे हैं, ये बच्चे पापा को फायदा दे रहे हैं। ये क्या कहेगा, हाँ ये दोनों बच्चे मेरे जीवन की पूंजी है, ये दोनों बच्चे मेरे जीवन का एसेट है, इनकी वजह से मुझे लाभ मिल रहा है, ये मेरी जीवन का एसेट है। तो एसेट कोई भी वो चीज जो आपको लाभ दे रहा है, और कर्जा कोई भी वो चीज जो आपको नुकसान दे रहा है। तो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है, देश का कर्जा है। क्योंकि जनसंख्या उन लोगों को कह रहे हैं जो अशिक्षित है, जनसंख्या उन लोगों को कह रहे हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिनके अंदर काम करने का तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जिनका स्वास्थ्य बेकार है, जो देश को कुछ भी नहीं दे रहे, देश में उत्पादन नहीं कर रहे, जो देश में फायदा नहीं दे रहे, उसको हम जनसंख्या कह रहे हैं। और इसी वजह से इनको क्या कहा कि पॉपुलेशन देश का कर्जा है, पॉपुलेशन इज लायबिलिटी फॉर नेशन, पॉपुलेशन इज लायबिलिटी फॉर नेशन। अब इन्हीं लोगों को मैं पढ़ा दूं, इन्हीं लोगों को, अब वापस से चलते हैं, जो ये पापा के बच्चे थे, हमने क्या किया, इन्हीं बच्चों को शिक्षा दे दी, इन्हीं बच्चों को शिक्षा दे दी, इन्हीं बच्चों को मेहनत करवा दिया, इनको ही जॉब लगवा दिया। अब ये बच्चे जिनको कर्जा कह रहे थे पापा, ये भी कमा के दे रहे, पापा बोले हाँ अब तुम भी मेरी पूंजी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं जनसंख्या को मानव पूंजी बना दूं, कैसे, इनको शिक्षा देके, इनको ट्रेनिंग देके, इनको जॉब देके, अगर मैं इनको मानव पूंजी बना दूं तो वो देश के लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो देश को कमा के देगा। बताइए आपको समझ आया या नहीं आया, बताइए आपको समझ आया या नहीं आया कि ह्यूमन कैपिटल किसको कह रहे हैं और पॉपुलेशन किसको कह रहे हैं, क्यों पॉपुलेशन को कर्जा कह रहे हैं, क्यों ह्यूमन कैपिटल को हम पूंजी कह रहे हैं। क्या आपको समझ आया है या नहीं आया है? जल्दी से बता दोगे एक बार, कोई डाउट है, नहीं समझ आया, बिल्कुल निचोड़ दो चैप्टर को, जितनी तरीके से पेपर बन सकता है, क्योंकि पेपर डीप में आएगा, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है सब तरीके पर डालेंगे हम। अब इस पॉपुलेशन के फायदे क्या हैं, पॉपुलेशन के पॉजिटिव, अगर ये पॉपुलेशन पढ़ लिख जाए, अगर ये पॉपुलेशन जो है वो मानव पूंजी बन जाए, क्या बन जाए, ह्यूमन कैपिटल बन जाए, तो क्या फायदा होगा, सब लोग काम पे जा रहे हैं, सब लोगों के पास जॉब है, सब लोग जो है, पूजा अपना इंटरनेट चेक करो एक बार, बाकी सबका सही चल रहा है। चलो, जितने भी मानव पूंजी, अगर ये जनसंख्या मानव पूंजी बन जाए तो ये लोग स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे, रात में सो रही हूँ 12 बजे, अब 12 से लेके 4 तक मैं इतना काम करूंगी तो ऑब्वियस है मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेरे को सुस्ती होगी ही नहीं, मुझे आदत है काम करने की। मैं स्वस्थ हूं तो मेरा समाज स्वस्थ है, ठीक है, मैं स्वस्थ हूं तो मेरा समाज स्वस्थ है, तो इससे क्या होगा, हेल्दी सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी जो है, हमारा जो समाज है वो हेल्दी बनेगा, हेल्दी सोसाइटी से हेल्दी देश बनेगा, जहां बीमारियां कम पनपेगी। पहला फायदा पॉपुलेशन के पॉजिटिव फायदे। दूसरा, हमारा संसाधन इंक्रीज हो जाएगा, जो ये लोग हैं जिनको स्किल आती है। अब देखो तुम, एक पिता के 4 बच्चे थे, ठीक है, उनमें से क्या कहा, पापा क्या बोले, ओए मेरे ना रिसोर्सेज हो गए हैं,
यानी मेरे जो 4 बच्चे हैं ना, इससे मुझे फायदा हो गया है। अब ये जो 4 बच्चे हैं मेरा नाम रोशन करेंगे, मुझे कमा के खिलाएंगे, मेरी संपत्ति में और संपत्ति जोड़ेंगे। मैंने तो 4 ही फ्लैट खरीदे थे अपनी जिंदगी में, ये उन 4 फ्लैट से 8 फ्लैट बना के दिखाएंगे। यानी रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे, संसाधनों को इंक्रीज करेंगे। अगर जनसंख्या पढ़ लिख जाती है तो देश का संसाधन बढ़ जाता है, देश को फायदा मिल जाता है, देश का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, देश में मानव पूंजी जो है वो बनने लगती है, ह्यूमन कैपिटल बनने लगती है। और इसके नुकसान क्या है? पड़े हैं पागलों की तरह ऐसे बेड पे, सुबह उठे बस खा लिया, मम्मी आलू के परांठे, मम्मी गोभी के परांठे, दूध चाहिए, ये चाहिए, फिर पापा मुझे पैसा दो, मुझे दोस्त की पार्टी में जाना है, मुझे अब एंड्रॉयड फोन ला के दो, अब मुझे टैब ला के दो। सारे दिन डिमांड 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 करके कुछ दे नहीं रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, घूस बन गए बिल्कुल। तो क्या नेगेटिव साइड क्या है? खाना खाना, एजुकेशन, इतने लोगों को कहां से खिलाएं, इतने सब लोगों को शिक्षित कहां से करें, इतने सब लोगों के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें? तो पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो रही है और वो बेकार है तो ये सारे नुकसान होंगे। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन पढ़ी लिखी है तो ये सारे फायदा होंगे। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव क्या साइड्स हो सकते हैं पॉपुलेशन के, वो हमने समझा। अब हम जनसंख्या के बाद अगली बात पे चलते हैं कि आपने इंसान के अंदर, मानव पूंजी के अंदर अगर निवेश कर दिया, किस चीज का निवेश कर दिया? हेल्थ का, एजुकेशन का, स्किल का, तो वो आपको रिटर्न करेगी, वो आपको वापस देगी। क्या वापस देगी? आपको पूंजी बना के देगी। मतलब वही बात है जो मैंने आपको अब तक बताई है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट? कि भारत के अंदर 1960 की दशक से पहले, कल भी मैंने बताया था हरित क्रांति के बारे में सब कुछ, भारत के अंदर 1960 के दशक से पहले ऐसे ही थे, परेशान हुए रहते थे किसान लोग, उत्पादन ज्यादा नहीं होता था। 1966 के अंदर भारत ने नई तकनीक सीखी, मशीनों का यूज करना सीखा, उच्च गुणवत्ता के बीज लाए गए, हाई यील्ड वैरायटी के सीड लाए गए, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। और उस हरित क्रांति की वजह से देश का उत्पादन बढ़ा। यानी क्या कहा जा रहा है? इंडिया की हरित क्रांति से और भारत के लोगों में जो नॉलेज आई, जो किसानों के अंदर कमाने की, उगाने की नॉलेज आई, उससे देश का उत्पादन बढ़ा। मतलब पहले भी वही किसान था, जब उस किसान के अंदर आपने ट्रेनिंग डाल दी, जब उस किसान के अंदर आपने एजुकेशन डाल दी, जब उस किसान को अच्छे सामान दे दिए यूज करने के लिए, उसी ने प्रोडक्शन बढ़ा के दे दिया। यानी अपनी नॉलेज से उसने देश को फायदा करवा दिया। इसी तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितनी भी कंप्यूटर क्रांति आई, उससे मानव पूंजी का पद और ऊंचा हो गया। आज कंप्यूटर से ऊंचा इंसान को मानते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला इंसान है। कंप्यूटर को तो आप जो कमांड दोगे वही करेगा, वो कंप्यूटर जो कमांड दोगे वही करके देगा। ये बोर्ड जो कमांड मैं इसको दूंगी ये वही करेगा। तो मैं इस बोर्ड से बड़ी हूं क्योंकि मैं इसकी बॉस हूं, मैं इसको कमांड कर रही हूं। लेकिन मैं कमांड कब कर पाऊंगी? जब मेरे अंदर दिमाग है। यानी अगर इंसान में आपने दिमाग घुसा दिया, अगर इंसान के अंदर आपने स्किल घुसा दी, तो मशीनों से भी बड़ा वो हो जाएगा, मटेरियल से भी बड़ा ये हो जाएगा। यही एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि आईटी रिवोल्यूशन, कंप्यूटर क्रांति की वजह से मानव पूंजी का जो पद है वो और ऊंचा हो गया। ठीक है, एडवांटेज मैंने आपको अभी अभी बताया कि स्वस्थ समाज बन जाएगा। ठीक है, जनसंख्या कर्ज है और ह्यूमन रिसोर्स, मानव की पूंजी, जनसंख्या एक कर्जा है। लेकिन जब आपने उनको शिक्षित कर दिया, जब आपने उनके अंदर स्किल्स डाल दी, जब आपने उनके अंदर एजुकेशन डाल दी, तो वो मानव संसाधन बन गए और वो देश के लिए एक एसेट बन गए, देश के लिए एक पूंजी बन गए। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एसेट क्या है। और अब एक देश का एग्जाम्पल दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, जापान देश का एग्जाम्पल दे रखा है। जापान की जमीन में ज्यादा कुछ नहीं है। जापान की जो भूगोल है ना, जो वहां की ज्योग्राफी है, भगवान ने उनकी धरती के नीचे ज्यादा कुछ दिया ही नहीं। जैसे आप देखोगे सऊदी अरब में, इराक में, ईरान में धरती के नीचे बहुत सारा तेल है। वो कितने भी गरीब हों, कितने भी कुछ भी हो जाए, वहां कितना भी डेवलपमेंट ना हो, लेकिन वो लोग भूखे नहीं मरेंगे, उनके पास ब्लैक गोल्ड है। इसीलिए आप देखोगे जो ये शेख हैं इतने ज्यादा अमीर लोग हैं। सऊदी अरब मानोगे डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा बहुत है। वजह क्या है? उनकी जमीन के नीचे संसाधन है। लेकिन बेचारे जापान के पास तो संसाधन भी नहीं है, जापान के पास तो संसाधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेवलप्ड कंट्री है, एक विकसित देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, प्राकृतिक संसाधन नहीं है इनके पास, लेकिन इनके पास मानव संसाधन है, इनके पास लोग हैं। सबसे ज्यादा बूढ़ा देश कहते हैं वैसे इसको,
जापान को सबसे ज्यादा बूढ़ा देश कहते हैं। क्यों इसको बूढ़ा देश कहते हैं? क्योंकि अब जो यहाँ के मानव संसाधन थे वो बूढ़े होने लगे हैं, यानी जो इंसान है अब उनकी उम्र बढ़ने लगी है। तो यही कहा जा रहा है कि जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इंसानों को इतनी ज्यादा निवेश कर दिया इंसान के अंदर, इतनी ज्यादा उनको शिक्षा, इतनी ज्यादा एजुकेशन दे दी अपने लोगों को कि उन्होंने अपने देश को रिच और डेवलप्ड नेशन बना दिया। समझ गए कि प्राकृतिक संसाधन हो ना हो कोई बात नहीं, अगर आपके पास इंसानों की ताकत है, पढ़े लिखे और समझदार इंसानों की ताकत है, वो 2 के 4 बना ही लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से एक गरीब बाप के एक समझदार बच्चा पैदा हो जाता है, एक गरीब बाप के एक पढ़ा लिखा बच्चा पैदा हो जाता है, तो उससे क्या होगा? उससे उस बाप के सारे कष्ट कट जाएंगे। वो अपने एक घर से 4 घर बना देगा, अपने दिमाग का, अपनी शिक्षा का, अपनी मेहनत का प्रयोग करके। ठीक है, ये बात जो है वो आपकी एनसीईआरटी बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में और हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके है, आर्थिक गतिविधि को लेके है। यहां तक किसी को डाउट है पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, यहां तक किसी को डाउट है तो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है, पर पहले अपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। सिलेबस ज्यादा नहीं है, सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, बस डीप है। तो सिलेबस ना, जैसे एक यूनिट आज पकड़ी तो इस यूनिट को हम आज कंप्लीट कर देंगे, रोज की एक यूनिट भी करेंगे तो लगभग 1.5 महीने में सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से, ठीक है। बस अगर समझ आ गया तो थम्स अप देना, नहीं आया तो बता दो भाई मैडम हमें ये समझ नहीं आया। कोई भी डाउट है पूछ लो जल्दी से, फास्ट। जल्दी से, मैं पानी पानी ले आऊं मैं एक बार। रेशु कल वाली क्लास डल जाएगी ऐप पे, बात को पकड़ा मत करो तुम। अरे मिल जाएगी सारी का, बिल्कुल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी। जो अभी देख पा रहे हैं देखो, एंजॉय करो, नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ये सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। देख पा रहे हो, बहुत अच्छा है। मैंने 2:30 बजे इसीलिए रखा है ताकि जितने भी महिलाएं हैं, क्योंकि फीमेल ज्यादा टीचिंग करती हैं, हम पढ़ेंगी भी क्लास में, तो अपने को घर का काम भी होता है। अब वो घर के काम के साथ कई बार दिक्कत हो जाती है, मैनेज नहीं कर पाते हैं हम, तो इसीलिए मैंने ये जो है यहाँ पे समझा है, इसीलिए मैंने इसको 2:30 बजे का समय रखा ताकि आप लोगों का लंच वंच हो जाए, आप लोगों का बर्तन वर्तन आप साफ करके फिर आराम से पढ़ाई कर सको, और फिर 4:30-5 बजे तक, जब तक चाय का समय हो उससे पहले अपनी पढ़ाई निपट जाए। इसीलिए मैंने ये समय चुना है तुम्हारे लिए। तो मैं भी एक लड़की हूं, मैं भी समझ सकती हूँ क्या क्या दिक्कतें आती है, ठीक है। तो अब आर्थिक गतिविधि देखो 2 तरीके की होती है। कौन कौन से 2 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां 2 तरीके से होती है। एक को कहते हैं आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को कहते हैं मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाजार आर्थिक गतिविधियां, बाजारी गतिविधियां, ठीक है, बाजारी गतिविधियां, ठीक। और एक को कहते हैं नॉन मार्केट गतिविधि। क्या होता है नॉन मार्केट गतिविधि? गैर बाजारी। क्या कहा जाता है? गैर बाजारी गतिविधि। कैसे होता है समझो, समझो भाई। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब समझो, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने 5 किलो गेहूं का उत्पादन किया, 5 किलो गेहूं का उत्पादन किया है, ठीक है, 5 किलो गेहूं का उत्पादन किया। किस लिए? बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं। इसने क्या कहा है, भाई मैं तो खुद खाऊंगा, हमारे घर में खाएंगे हम, हमारे घर में खाएंगे हम, इसके लिए खुद के यूज के लिए हमने कुछ उत्पादन किया। मैं क्या कहती हूँ? गैर बाजारी। जैसे मुझे सिलाई करना आता है, ठीक है, मुझे सिलाई करना आता है, लेकिन मैं बाजार के कपड़े नहीं सिलती हूँ, मैं गली वालों के कपड़े नहीं सिल रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे सूट, मेरे ब्लाउज, मेरा सामान सिल रही हूँ, मैं खुद के यूज के लिए अपनी सेवाओं का यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कहूंगी उसको? गैर बाजारी एक्टिविटी, गैर बाजारी गतिविधि। अब ऐसे ही मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूं कि ये सिलाई सेंटर है, पायल सिलाई सेंटर, इसको सिलाई आता है, यहाँ पे हर तरीके के गाउन, हर तरीके के लहंगे, हर तरीके के सूट वगैरह, पैंट प्लाजो, सब कुछ मैं सिल के दूंगी। अब मैं कमाने के लिए उस काम को कर रही हूँ, तो क्या कहा जाएगा उसको? मार्केट एक्टिविटी, बाजारी गतिविधि,
ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? बाजारी गतिविधि। बात समझ आ रही है आपको? किसको मार्केट और किसको नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं? मार्केट एक्टिविटी किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? जब आप बाहर बेचने के लिए कोई काम कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो, वेतन कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो, उसको कहेंगे मार्केट एक्टिविटी। और कोई भी वो काम जिसको आप खुद के लिए कर रहे हो, वो है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मैं खुद के लिए एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, नॉन मार्केट एक्टिविटी। मैं तुमको पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ रही हूं जिससे मुझे पैसा मिलेगा, मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तुम खुद के लिए रोटी बना के खा रहे हो, नॉन मार्केट एक्टिविटी। तुम ये रोटी बेचोगे, ठीक है, टिफिन सर्विस चला दी तुमने, क्या कहेंगे? मार्केट एक्टिविटी। अरे समझ आ गया ना, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्केट एक्टिविटी कोई भी वो गतिविधि जिससे आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो वो काम, और जब खुद के यूज के लिए वो काम कर रहे हो उसको गैर बाजारी कह रहे हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है देख लो, एनसीईआरटी भी यही कह रही है। मार्केट एक्टिविटी बाजार क्रियाएं, वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं को कहते हैं। जैसे इसमें सरकारी सेवा आ गई, तुम सरकारी टीचर बनोगे, क्यों बन रहे हो? पैसा कमाने के लिए। अगर पढ़ाने की इच्छा होती तो फ्री में भी तो पढ़ा सकते हो घर में, क्यों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि हमको टीचर बनना, हमको केवीएस की जॉब लेनी है? समाज सेवा नहीं करनी है तुम्हें। तुम्हें ऐसा नहीं है कि हमें तो पढ़ाना अच्छा लगता है, केवीएस करेंगे। भैया पैसा दिख रहा है आपको कि अच्छी जॉब है, सेंटर की जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, लाइफ सेटल हो जाएगी, इसलिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। यानी कि जो सरकारी सेवाएं तुम दोगे, फोकट में नहीं दोगे, पैसा लोगे, और वो जितनी बड़े पैसा उतनी बड़ी जॉब, और उतनी ही ज्यादा बच्चे उसके लिए मरते हैं। तो सरकारी सेवा है, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हो रहा है बेचने के लिए, ये सब चीजें जो है वो मार्केट एक्टिविटी में आएगा। खुद के लिए स्व उपभोग के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं उसको हम नॉन मार्केट कहते हैं। जैसे आपने प्राथमिक उत्पादों का उपभोग कर लिया, आटा खा गए, गेहूं खा गए, चावल खा गए, ठीक है, उन सब चीजों का उपभोग कर लिया। जैसे आपने खाना बना लिया, पका लिया, प्रसंस्करण क्या होता है? प्रोसेसिंग। डब्बा लाए थे बाजार से न्यूट्रीला का, आपने वो बना के खा लिया, ठीक है। डब्बा लाए से पैकेट लाए थे बाहर से मैगी का, आपने वो बनाया और खा लिया, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? नॉन मार्केट एक्टिविटी। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब इकोनॉमी के 3 क्षेत्र, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। मेरे को डाउट पूछते चलना साथ साथ, कोई भी डाउट अगर किसी तरीके का होता है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट मैंने पहले उठाया है, तुम लोग रोते हो इस सब्जेक्ट में, मुझे पता है, जानबूझ के मैंने ये उठाया है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, और जितना बुरा तुम समझते हो उतना है नहीं, ये मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं? सब बच्चों को पता है, बस यूं नहीं पता इनको डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहते हैं जिसको? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फिर होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और फिर होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं उसको समझो। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कोई भी वो चीज जो नेचर आपको दे रहा है, कोई भी वो चीज जो प्रकृति ने दिया है, कोई भी वो चीज जो नेचर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कृषि इंसान ने नहीं दी, भगवान ने दी है। मिट्टी, हवा, पानी इंसान ने नहीं दिया, भगवान ने दिया है, ठीक है। फिर कृषि, एग्रीकल्चर के बाद मान लीजिए फिशिंग, मत्स्य पालन, मछली नेचर ने दी है, इंसान ने नहीं दी। किसने दी है? भगवान ने दी है, नेचर ने दी है। मत्स्य पालन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिशिंग के बाद मुर्गी पालन, पोल्ट्री, मुर्गी, अरे मुर्गी इंसान ने दी है क्या? मुर्गी इंसान ने दी है, भगवान ने दी है। मुर्गी पालन क्या आ जाएगा इसमें? मुर्गी पालन, ठीक। उसके बाद खादाने, यानी माइनिंग, सब नेचर ने दिया है। ये सब चीजें प्राथमिक में आ जाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएंगी। पेपर में क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद किसी ने आपसे पूछ लिया कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है स्टूडेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय बाजार। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आएगी। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र आ जाएगा। ये विनिर्माण क्या होता है? कुछ बनाना, निर्माण करना यानी कुछ बनाना, ठीक है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? जितना भी प्राइमरी सेक्टर का, जितना भी प्राथमिक सेक्टर का सामान है, उनको यूज करके आप कुछ फिनिश्ड गुड बना रहे हो, आप कुछ और सामान बना रहे हो। जैसे आपने जंगल से लकड़ी ले ली, लकड़ी क्या हो गई? लकड़ी तो हो गई आपका प्राइमरी प्रोडक्ट,
आपका प्राथमिक उत्पाद। अब इसी लकड़ी से तुम टेबल बना रहे हो, इसी लकड़ी से तुम टेबल बना रहे हो, इसी लकड़ी से तुम चेयर बना रहे हो, तो ये टेबल और ये चेयर क्या हो गई, ये मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपने इनका निर्माण किया है। सारी फैक्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज किस में आ जाएंगी, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी। समझ गए बात को। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रसंस्करण होता है पूजा, किसी चीज को पका के खाना, प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड होता है ना जो, उसको कहते हैं प्रसंस्करण। जैसे आप मैगी लाए, मैगी बना के खा रहे हो, प्रोसेसिंग करी आपने। ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, टेबल या चेयर बनाना, प्राइमरी के सामान का यूज करके कुछ फिनिश्ड गुड बनाना, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। मार्केट से खरीद कर लाए और अपने लिए यूज किया तो उसको भी आप नॉन मार्केट एक्टिविटी कहोगे। खुद के लिए कर रहे हो ना, बेचने के लिए तो नहीं किया ना। दुकान वाले की तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है क्योंकि उसने तुम्हें बेच दिया, पर तुम खरीद के लाए हो तो तुम्हारे लिए वो मार्केट एक्टिविटी है। सॉरी, दुकान वाले के लिए तो वो मार्केट एक्टिविटी है क्योंकि उसने तुम्हें बेचा है, ठीक है। लेकिन तुम अपने यूज के लिए लाए हो, उसको नॉन मार्केट एक्टिविटी कहेंगे, यानी गैर बाजारी कहेंगे, क्योंकि आप खुद के लिए लाए हो। और कोई क्वेश्चन? पूजा ने एक और क्वेश्चन पूछा है, मैं देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सुनीता सैनी, वैसे 5 सेक्टर होते हैं, क्विनरी होता है, क्वार्टरनरी होता है, पर एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से अपने को 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ जी, और कोई? पूजा कमेंट तो जा रहे हैं बट लेट जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चीजें आ जाएंगी, ठीक, जहां पे आप सेकेंडरी फिनिश्ड गुड बना रहे हो। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सेवा क्षेत्र क्या होता है, उसको समझो। टर्शरी यानी सेवा क्षेत्र, कोई भी वो चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको सर्विस कहते हैं। कोई भी वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते उसको सर्विस कहते हैं। जैसे ये पेन, इसको मैं छू सकती हूं, ये सर्विस नहीं है, ये गुड है। ये सर्विस नहीं है, ये गुड है, ठीक है। कोई भी वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे तुम मुझे तो छू सकते हो, मैडम का तो हाथ पकड़ लोगे तुम, मुझे तो टच कर सकते हो तुम, लेकिन मेरे ज्ञान को टच नहीं कर सकते। जो सेवा मैं तुमको दे रही हूं, जो टीचिंग मैं तुमको दे रही हूं, जो सर्विस मैं तुमको दे रही हूं, उसको छू नहीं सकते तुम। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को छू सकते हो? नहीं, वो एक सर्विस है, ठीक है। इस बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, इस बोर्ड को मैं टच कर सकती हूँ। ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड वस्तु है, गुड है, सर्विस नहीं है। कोई भी वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको सर्विसेज कहते हैं। तो टर्शरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे बैंकिंग, बैंक तो आप छू सकते हो, बैंकिंग को नहीं छू सकते। स्कूलिंग, टीचिंग, ये सब क्या आ जाएंगी, ये आपके टर्शरी सेक्टर का हिस्सा आ जाएंगी, ठीक है। ये सब टर्शरी सेक्टर का हिस्सा आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, वानिकी जंगल, खादाने, खान जो कोयला वोयला निकालते हैं हम, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, उत्खनन यानी क्वारिंग, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी। द्वितीय सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, फैक्ट्रीज आ जाएंगी, हम कह सकते हैं, जहां पे कुछ बन रहा है, विनिर्माण की चीजें आ जाएंगी। टर्शरी सेक्टर में क्या आ जाएगा आपका, व्यापार आ गया, बिजनेस करना आ गया, ठीक है। परिवहन, यातायात के साधन, संचार, कम्युनिकेशन, फोन पे जो बातें आपने की है, बातों को छू सकते हो क्या, नहीं ना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, स्वास्थ्य, पर्यटन, टूरिज्म, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकता है उसको समझोगे। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा बच्चों, 3 सेक्टर हमने पढ़े ना, एक पढ़ा प्राइमरी, एक पढ़ा सेकेंडरी और एक पढ़ा टर्शरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, कहेंगे कि जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में, बताऊंगी क्या होता है, अभी बस समझ ले। जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है,
सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से क्षेत्र का है? ये है कौन सा, ये है टर्शरी। टर्शरी सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में सेवाओं का है। 100 रुपए की जीडीपी है तो उसके अंदर 49 रुपए जो है अकेले टर्शरी सेक्टर से मिल रहे हैं। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान टर्शरी सेवाओं का है। और जीडीपी में सबसे कम योगदान कौन से सेक्टर का है? सबसे कम योगदान जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का है। सबसे कम 17%, केवल 17% उत्पादन ही भारत को प्राथमिक क्षेत्र से मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भारत को सेवाओं से हो रहा है। 49% फायदा जो है सेवाओं से हो रहा है, 17% फायदा जो है वो प्राथमिक सेक्टर से हो रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है? सबसे ज्यादा रोजगार कौन से सेक्टर में बच्चे कर रहे हैं? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में कर रहे हैं? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ पे है, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ पे है। अधिकतम रोजगार मतलब बच्चे सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और सबसे कम रोजगार टर्शरी सेक्टर में कर रहे हैं। सबसे कम रोजगार सेवाओं के क्षेत्र में कर रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन चलाया। खेतों से निकल के कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर सीख के टर्शरी सेक्टर में आओ, क्योंकि टर्शरी सेक्टर ही है जो सबसे ज्यादा लाभ दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर यहाँ नौकरी करेंगे तो देश को और ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बच्चों को स्किल आएगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई आएगी। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोजगार प्राइमरी सेक्टर, सबसे कम रोजगार टर्शरी सेक्टर। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान टर्शरी सेक्टर का 49% और जीडीपी में सबसे कम योगदान प्राथमिक का। बिल्कुल उल्टा हो गया ये, यहां रोजगार की बातें हैं, वहां जीडीपी की बातें हैं। ठीक है, सोनिया क्या कह रहे हो आप? पहले तो प्राइमरी का था, किस चीज में प्राइमरी का था? ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने तीनों सेक्टर की बात कर ली। ठीक है, ये वाली चीज भी अपनी हो गई। अब उसके बाद अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है मैन वर्सेस वुमेन, महिला वर्सेस पुरुष। पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बातें, फिर उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। कोई डाउट है? एक बार थम्स अप दे दीजिए मुझे कि आप लोग सुन रहे हो, आप लोग हो यहाँ पे। जीडीपी में नहीं, कभी से नहीं था सोनिया, कभी नहीं हुआ जीडीपी में। आप 1949 के आसपास कह सकते हो, 1950 के आसपास कह सकते हो, जब आज़ाद हुए हैं तब जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान था। लेकिन अब तो लगभग 1960 के बाद से ही भारत के अंदर टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ तक मैं, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन है सत्य कथन छांटना है, सत्य कथन। पहली स्टेटमेंट, जनसंख्या अधिक होने से देश की पूंजी बढ़ती है, देश की पूंजी बढ़ती है, एसेट इंक्रीज होता है। दूसरा, मानव पूंजी बढ़ने से, ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से, मानव पूंजी बढ़ने से देश का कर्जा बढ़ता है, देश की लायबिलिटी बढ़ती है। कर्जा यानी लायबिलिटी बढ़ती है। आपको सही बताना है। ए ऑप्शन में मैंने पूछा 1 ओनली, बी ऑप्शन मैंने दे दिया 2 ओनली, सी ऑप्शन में मैंने दे दिया बोथ 1 and 2 और डी में मैंने दे दिया नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बता दोगे आंसर, जल्दी से बता दोगे। हाँ जी, फिर ठीक हो सोनिया, पहले की कह रहे हो, मतलब बहुत पहले की बात है ये।
4 सेक्टर भी हैं क्या मैम? मतलब मनीषा, सेक्टर तो टोटल 5 है मनीषा। एक क्वार्टरनरी होता है, एक क्विनरी होता है। संदीप कुमार, वेरी गुड, डी दिया है आपने, बहुत बढ़िया। तुम खरीदो ना खरीदो मर्जी है पूजा, मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में। जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे इन सब नोट्स की पीडीएफ ऐप पे तो होंगी होंगी, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, और बुक की भी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। पैसा मत खर्चा करो, ऑलरेडी आपके बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, ये कोर्स लो वो कोर्स लो। बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहे हो नन, क्योंकि मैंने ये उल्टा लिखा है। जनसंख्या अधिक होने से कर्जा बढ़ता है, यहाँ पूंजी नहीं कर्जा आएगा, ठीक है, और यहाँ कर्जा नहीं पूंजी आएगी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से कौन एक गैर बाजारी नॉन मार्केट एक्टिविटी है। नॉन मार्केट एक्टिविटी है, गैर बाजारी एक्टिविटी है, ठीक है। ए ऑप्शन में मैंने कह दिया बच्चों के लिए, खुद के बच्चों के लिए रोटी बनाना, खुद के बच्चों के लिए रोटी बनाना, ठीक है। बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में एक होटल या ढाबा चलाना, होटल या ढाबा चलाना। सी ऑप्शन में मैंने कह दिया बोथ, डी ऑप्शन में मैंने कह दिया नन। आप बताओगे इनमें से कौन एक गैर बाजारी एक्टिविटी है। जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन एक गैर बाजारी एक्टिविटी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब तुम्हें अगर गैर बाजारी का पता है तो आप बता दोगे आंसर को। हाँ जी, वेरी गुड पूजा। स्वाति ने कहा ए। राखी, आपका आंसर गलत है, आप बी क्यों कह रहे हो। गैर मार्केट वो होती है जो खुद के लिए होता है, जो बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। तो इनमें से ये तो बेचने के लिए होगा ना, ढाबा तो अपन ढाबे पे सामान बना के खुद खा जाएंगे क्या, बेचेंगे ना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर आ गया, ठीक है। खुद के बच्चों के लिए रोटी बनाना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन वर्सेस विमेन, अब खुद से ले लो और अपने हस्बैंड से लेना, ठीक है, मतलब खुद से और अपने हस्बैंड को कंपेयर करना, ये वही बातें हो रही है। चलो, जो पुरुष होंगे वो घर के बाहर ज्यादा काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि घर के अंदर काम नहीं कर रहे, मोस्टली घर के बाहर काम करते हैं। पुरुष लोग घर के बाहर ज्यादा काम करते हैं, जबकि महिलाओं को, क्योंकि अपना कल्चर ऐसा है, हमारा समाज, हमारी संस्कृति ऐसी है। मैं आज की महिला की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल पूरे भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है। घरेलू कार्य ज्यादा होते हैं, बच्चों को संभालना है। तुम जॉब भी कर रहे हो ना, तुम जॉब भी कर रहे हो तो भी तुमको घर के काम तो करने पड़ेंगे भाई। जॉब क्या कहती है सासू मोम, कि जॉब कर रही हो तो क्या हमें दे रही हो क्या, यही बातें होती है ना घर में। जॉब कर रही हो तो क्या हमें दे रही हो क्या, रोटी तो बनानी पड़ेगी, सफाई तो करनी पड़ेगी। जबकि आदमी जब आता है, हस्बैंड जब आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, ऐसे पसर गए, ठीक है। उनके लिए हम भी उसी ऑफिस से आए हैं, वो भी उसी ऑफिस से आए हैं, हमको आके चाय बना के उनको देनी है, लेकिन वो आराम फरमाएंगे। ऐसा मैक्सिमम घरों में होता है, मैं सबको नहीं कह रही, मैक्सिमम घरों में ऐसा हो रहा है। यानी जो महिलाएं हैं उनको घरेलू कार्य के लिए रखा जा रहा है कि तुमको बच्चे संभालने, तुमको खाना पीना करना है। पहले के समय में माँ बाप भी ये कहते थे कि भाई क्या करेगी पढ़ के, मांजने तो बर्तन ही है, कोई बात नहीं। ऐसी बातें सुनी होंगी तुमने, है ना। क्योंकि महिलाओं को क्या कहते थे कि घरेलू काम तो आना ही चाहिए, घरेलू कार्य के लिए महिलाओं को रखा जा रहा है, और जो पुरुष हैं वो जनरली घर के बाहर काम करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट कहता है कि जो पुरुष है वो ज्यादातर संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, संसद भवन में काम कर रहे हैं, जबकि जो महिलाएं हैं असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा काम करती है। जैसे
आप देखोगे जब लेंटर लगता है घर के अंदर, जब कंस्ट्रक्शन जो मिस्त्री आते हैं वो ज्यादातर ऐसे महिलाएं आ रही है, ईंट उठाने वाली है ना, कोयले से खदानें निकालने वाली, खदानों से कोयला निकालने वाली, ये ज्यादा असंगठित क्षेत्रों में, महिलाएं ज्यादा असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। जैसे झाड़ू पोछा करने चली गई घर में, क्लियर हो रही है बात, वो सब असंगठित है। असंगठित क्या होता है? जहां पे आपका नाम किसी रजिस्टर में नहीं है। मान लो मैं कहीं पे बर्तन मांज रही हूँ, मैं किसी के घर पोछा लगा रही हूँ, मेरा नाम कहीं रजिस्टर में दर्ज होगा क्या? देश की नजरों में मैं काम पे होंगी क्या? नहीं, क्योंकि मैं असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हूँ। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पे आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं। भाई अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको मातृत्व छुट्टी मिलेगी, ठीक है, उसको पेड लीव मिलेगी, वो होता है संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे आप कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो महिलाएं ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करती है, पुरुष ज्यादातर संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात क्या कही जा रही है? जो महिलाओं का घरेलू कार्य है उसको नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि पुरुषों का कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। महिलाओं का जो कार्य है वो यानी हाउस होल्ड वर्क डन बाय विमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में महिलाओं का घरेलू कार्य शामिल नहीं किया जाता। महिलाएं यानी हमारी मम्मी हमारे लिए जितना खाना बना रही है, हमारी मम्मी हमारे लिए हमारे कपड़े धो रही है, उनको जीडीपी में काउंट ही नहीं करते, उनको नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं करते, समझ रहे हो? लेकिन पापा हमारे लिए कमा के ला रहे हैं, उसको नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं। तो पुरुषों के कार्य को किया जाता है काउंट, जबकि महिलाओं का जो घरेलू कार्य है उसको जीडीपी में यानी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन यही महिलाएं जब बाहर निकल के काम कर रही हैं, घर से बाहर के कार्य कर रही हैं, यही महिलाएं जब कमा के ला रही है, यही महिलाएं जब घर से बाहर के कार्य कर रही है, तो अर्थव्यवस्था में उनकी वजह से जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसको नेशनल इनकम में ले लेंगे। कोई महिला घर का काम कर रही है, अपने बच्चों का अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। वही महिला बाहर निकल के पढ़ा के कमा के ला रही है, उसको नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखोगे। फिर कह रहे हैं कि एक ही काम के लिए वही सेम काम पुरुष कर रहा है, वही सेम काम महिला कर रही है। पुरुषों को वेतन अधिक मिलता है, महिला को वेतन कम मिलता है। इसका एग्जाम्पल बॉलीवुड है, अब तुम एक बात को देखना, अक्षय कुमार भी एक्टर है, ठीक है, और दीपिका पादुकोण भी एक्टर है। अक्षय कुमार भी एक्टर है और दीपिका पादुकोण भी एक्टर है। दोनों को काम क्या करना है? अभिनय का, दोनों को ही एक्टिंग करनी है। लेकिन अक्षय को जो पैसा मिल रहा है इसको कहेंगे हाईएस्ट पेड एक्टर है, ये सबसे ज्यादा पैसे लेता है, हाईएस्ट पेड एक्टर है। और दीपिका फीमेल्स में हाईएस्ट पेड है। लेकिन इन दोनों की हाईएस्ट पे का अंतर देख लो, ये एक मूवी के लगभग 7 करोड़ ले रहा है, तो ये एक मूवी के लगभग 3 करोड़ ले रही है। काम दोनों का सेम है, पद दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की वेतन में देखो कितना डिफरेंस है। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसीलिए हमारा संविधान आर्टिकल 39A क्या कहता है? आर्टिकल 39A ये कहता है समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। आप भेदभाव नहीं कर सकते। समान काम के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेज इक्वल वर्क। कहाँ लिखी है ये बात? ये बात आर्टिकल 39A में लिखी है, 39A में लिखी है। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिखी हुई है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई हुई है, ठीक। सब कार्यों में पुरुष उपस्थित होते हैं। आप पुरुषों को देख लो, हर जगह मिल जाएंगे, टीचिंग में मिल जाएंगे, आपको कंप्यूटर की दुनिया में मिल जाएंगे, आपको मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर जगह पुरुष मिल जाएगा। लेकिन महिलाएं जनरली टीचिंग और मेडिसिन में आपको ज्यादा मिलेंगी। महिलाएं ज्यादातर कहाँ मिलेंगी? टीचिंग में और मेडिसिन में ज्यादा मिलेंगी, शिक्षा में और स्वास्थ्य में ज्यादा मिलेंगी महिलाएं, ठीक है। टीचिंग और मेडिसिन में ज्यादा मिलती है। आप देखो डॉक्टर्स बहुत बनती हैं लड़कियां, जबकि आप लोग क्या कह देते हो फिर? लड़कियां ना रट्टा अच्छा मारती है तो बायो याद कर लेती हैं। पर टीचिंग में और मेडिसिन में आपको स्पेशली लड़कियां मिलेंगी, लड़के हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? उन्होंने आधार दे दिया अपने को कि महिला और पुरुष का अंतर आपको तैयार करके आना है। अब पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पेपर में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, वैश्विक लिंग अनुपात सूचकांक के बारे में पूछ सकते हैं। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? ये सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
इस सूचकांक को जारी करता है। भारत का रैंक क्या है? 135, 146 देशों में से। टोटल 146 देशों में से भारत का रैंक है 135। ये बात पूछी जा सकती है, मतलब भारत के अंदर जो जेंडर गैप है ना वो बहुत ज्यादा है, पुरुषों और महिलाओं के अंदर जो भेदभाव है वो बहुत ज्यादा है। 146 में से 135वां रैंक है भारत का। ये इंडेक्स 2022 का किसने दिया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और ये इंडिया का रैंक है, पूछा जा सकता है, याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बात पूछी जा सकती है इस टॉपिक से रिलेटेड? विमेन वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है? महिलाएं कितनी काम कर रही हैं? कितनी महिलाएं भारत में काम कर रही हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 33% महिला, केवल 33% महिला ही भारत में काम कर रही हैं। विमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी महिला शक्ति भागीदारी दर, महिला शक्ति भागीदारी दर ये है 33%। अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। विमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, कोई पूछ ले कि विमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलता है, इसको देखो। देखो, एक शब्द होता है लेबर फोर्स। क्या होता है? एक शब्द लेबर फोर्स, जिसको हम कहते हैं श्रम शक्ति। क्या कहते हैं? श्रम शक्ति। ये कौन होते हैं? सारे वो लोग जो 15 से 59 वर्ष के हैं, ध्यान से समझोगे, जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं और जिनकी काम करने की इच्छा है, जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम चाहिए, जो काम करना चाहते हैं, उनको हम लेबर फोर्स कहते हैं। उसमें चाहे काम मिला चाहे नहीं मिला, बिल्कुल ध्यान से समझना, काम मिल गया उसको भी लेबर फोर्स में कहेंगे, और काम की इच्छा है, अभी ढूंढ रहे हैं, काम मिला नहीं है, उसको भी हम लेबर फोर्स कहेंगे। बस कोई भी वो इंसान जिसमें काम करने की इच्छा है और वो 15 से 59 वर्ष का है, उसको हम श्रम शक्ति कहेंगे, उसको हम लेबर फोर्स कहेंगे। चाहे उनको काम मिल गया चाहे नहीं मिला। मैं अभी श्रम शक्ति में हूं, तुम अभी श्रम शक्ति में नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अभी काम नहीं मिला, मुझे काम मिल गया, ठीक है। लेकिन हम दोनों की ही इच्छा है, हम दोनों की ही इच्छा है। जैसे समझना बात को, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मान लीजिए तुम्हारी अभी नौकरी नहीं लगी, तुमको भी श्रम शक्ति में गिनेंगे, क्योंकि तुम्हारी भी इच्छा तो है ही काम करने की, ठीक है, तुमको भी श्रम शक्ति में गिनेंगे। और मैं भी 15 से 59 वर्ष के बीच की हूं, मेरी भी काम करने की इच्छा है और मुझे काम मिल गया, मुझे भी श्रम शक्ति में गिनेंगे। यानी श्रम शक्ति में कौन आ गया? वो सारे लोग जिनमें काम करने की इच्छा है, काम मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर उसको काउंट कर लेंगे, बस उसकी उम्र जो है 15 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब इनमें से कितनी महिलाएं काम कर रही है, मैं आपको और क्लियर करती हूं एक एग्जांपल देके, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखो भाई, एक गांव में 100 लोग हैं, एक गांव में 100 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। इन 100 लोग में से 10 लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, इच्छा ही नहीं है काम करने की, और 90 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम की इच्छा है, उनको काम करना है, उनको नौकरी चाहिए, काम की इच्छा है। इन 90 में से 40 लोगों को काम मिल गया, 40 लोगों को कार्य मिल गया, और इनमें से 50 लोग ऐसे हैं जो अभी भी ढूंढ रहे हैं, 50 को काम नहीं मिला। अब आपसे किसी ने पूछ लिया स्टूडेंट्स कि लेबर फोर्स बताओ कितना है, लेबर फोर्स बताओ। आप देखोगे लेबर फोर्स वो होता है जिनकी काम करने की इच्छा है, मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेबर फोर्स कितनी हो गई? 90 लेबर फोर्स हो गई, 90 श्रम शक्ति हो गई। चाहे काम मिला है चाहे नहीं मिला है, काम करने की इच्छा है, श्रम शक्ति कैसे निकालते हैं समझ आ गया। किसी को श्रम शक्ति में डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, और समझ आ गया तो भी मुझे बता दो कि श्रम शक्ति किसको कहते हैं। अब मैं बता रही हूं आपको विमेन पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं, महिला भागीदारी दर कैसे निकालते हैं, महिला भागीदारी दर कैसे निकालते हैं, विमेन पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। विमेन पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकाला जाता है, देखो कैसे निकलेगा ये। कुल महिला जो काम में है, कुल महिलाएं, कुल काम वाली महिलाएं यानी जो काम में है वो महिलाएं, विमेन्स, डिवाइडेड बाय श्रम शक्ति, ठीक है, इनटू 100। लेबर फोर्स में से कितनी महिलाएं हैं जो काम करने वाली हैं। जैसे इन 90 में से हमने जब समझा था, इन 40 लोगों को जिनको काम मिल गया, मान लीजिए इनमें से 20 तो महिला हैं, 20 तो विमेन है, और इसमें से 20 जो है वो पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 यानी कितनी महिलाएं काम कर रही हैं,
डिवाइडेड बाय श्रम शक्ति 90 इंटू 100। इस तरीके से जो आंसर निकलेगा उसको विमेन पार्टिसिपेशन रेट कहेंगे, महिला भागीदारी दर कहेंगे। ठीक है, तो महिला भागीदारी दर कैसे निकला स्टूडेंट्स? कितनी महिलाएं काम कर रही है डिवाइडेड बाय श्रम शक्ति, कितने लोग थे जिनकी इच्छा थी काम करने की, इनटू 100। ऐसे महिला भागीदारी दर निकलती है। 2022 के अनुसार पूरे भारत में से 33% महिलाएं ही है जो काम कर रही है। वुमेन रेट पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कितना है? 33% है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये देखो 33% है 2022 में। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, कोई भी डाउट है बताइए। हमने क्या पढ़ा? हमने मैन और विमेन के बारे में पढ़ा, दोनों में डिफरेंस देख लिया, फिर हमने ये इंडेक्स देख लिया, फिर हम लोगों ने विमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझा है। इन तीनों कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है पूछो। फिर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे चलेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाती है उसकी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। जल्दी से बता दो, कोई डाउट है पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है? किसी तरीके का कोई डाउट है? जल्दी से बता दीजिए। फिर हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बातें करेंगे, जनसंख्या की गुणवत्ता की बातें करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलो, कोई भी जनसंख्या है उसकी क्वालिटी आप और कैसे कर सकते हो? देखो, उसकी क्वालिटी आप कैसे बढ़िया कर सकते हो? उसकी हेल्थ फैसिलिटी देके, उसको बढ़िया बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी देके, और उसको पढ़ा लिखा के उसकी साक्षरता दर इंप्रूव करके। अब ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। भारत का लिटरेसी रेट कितना है, कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कितने पढ़े लिखे पुरुष हैं, ये पेपर में आएंगे। ठीक है, इसी को ही गहन अध्ययन कहते हैं। ठीक, तो हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य अच्छा है अगर किसी का, अगर कोई पढ़ा लिखा है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई लोग कितने दिन जी रहे हैं। जैसे मैं पैदा हो गई 1993 में, मैं पैदा हो गई 1993 में और आज तक मैं जी रही हूं। ठीक है, तो मेरी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी उम्र मैं खुद की मान के चल रही हूं, ऐसे पूरी दुनिया, ऐसे पूरे भारत के लोगों की एवरेज निकालना। भाई इतने लोग हैं जो जी रहे हैं। भाई कुछ देश ऐसे हैं, मान लीजिए एक देश के अंदर, समझना बात को, एक देश में मान लो 5 लोग हैं। कैसे निकालते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको समझो। एक देश में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जब पैदा हुई ये 20 साल के बाद मर गई, ये 20 साल के बाद मर गई, ये 50 साल के बाद मरा, ये 60 साल के बाद मरा। ठीक है, ये 10 साल के बाद ही मर गई और ये 2 साल के बाद ही मर गई। इसकी जिंदगी 2 ही साल थी। अब आपसे किसी ने पूछ लिया आप अपने देश की जीवन प्रत्याशा निकालो, आप अपने देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालो। मैं क्या करूंगी? 20 ईयर्स प्लस 50 ईयर्स प्लस 60 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इस तरीके से, यानी 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 60 140, 142, 142 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा? 28.4, 28.4 ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई। जीवन प्रत्याशा दर क्या होता है? पैदा होने के बाद एवरेज आयु कितनी है आपके देश के लोगों की। जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी उतनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। स्किल फॉर्मेशन, आप देश के लोगों को कितना स्किल दे रहे हो, कितनी ट्रेनिंग दे रहे हो, इन चारों चीजों से किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक, अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। यहां शब्द आया लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, तो शिक्षा की बातें अपने को करनी है। क्या क्या क्वेश्चन शिक्षा से बन सकते हैं उसको देखो। जब अपना पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, कब आई थी पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से लेके 1956 तक। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। कितना रुपया खर्चा किया था शिक्षा पे? 151 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए थे, सिर्फ 151 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन 2020-21 में कितना खर्चा हुआ? 99,300 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। इस बजट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ये जो बजट आया था 2022-23 का, कितना रुपया शिक्षा पे खर्च हुआ? 1.04 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च हुआ। सबसे ज्यादा
कौन सी शिक्षा की स्कीम पे खर्चा हुआ? समग्र शिक्षा अभियान जो स्कीम चल रही है भारत में, सबसे ज्यादा खर्चा शिक्षा के अंदर इस स्कीम पे हुआ 37,338 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। टोटल बजट का कितना हिस्सा शिक्षा को दिया? केवल 2.6% ही। भाई टोटल बजट अगर 100 रुपए का है तो उसमें से 2.5 रुपए शिक्षा पे खर्च होंगे। ठीक है, 2.6% टोटल बजट का खर्चा किया जा रहा है शिक्षा पे। क्लियर हो गई? ये क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग शिक्षित हैं? तो पूरे भारत के अंदर 100 लोगों में से 74 यानी लगभग 75% भारत की साक्षरता दर है। भाई 100 लोगों में से 25 लोग तो अनपढ़ हैं, 75 लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, 74.37% जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है। मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 84.4% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है? 71.5% महिलाएं जो है उनके अंदर लिटरेसी रेट है। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं, मोटे मोटे आंकड़े मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरला। केरल के अंदर 94% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? लोएस्ट लिटरेसी रेट वो है बिहार की, 62%। वैसे तो था 61.80%, यानी लगभग 62% लोग जो है वो वहां पे पढ़े लिखे हैं, नहीं वहां पे पढ़े लिखे हैं, बाकी सारे लोग अनपढ़ हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल और सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार। सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार। ठीक है, ये हम लोगों ने साक्षरता की बात की। पूरे भारत की साक्षरता दर 75% लगभग, महिलाओं की 71, पुरुषों की 84। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल, सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार। अब आपका होमवर्क आ रहा है कुछ, ये आपको होमवर्क करना है। एक अलग से नोटबुक बनाना स्टूडेंट्स, 5 रुपए की नोटबुक जो हम स्कूल में टेस्ट नोटबुक बनाते थे। जितनी भी स्कीम्स आएंगी ना करंट के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर, वो सारी स्कीम अपने को नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब ये 3 स्कीम जो है अपने इस चैप्टर में आई है, इनका नाम आया है 3 स्कीम का, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। इन तीनों स्कीम्स को तुम लोग गूगल करके पढ़ोगे, मैं बताऊंगी कल की क्लास में, पर तुमको गूगल करके ये पढ़ना है। पूजा, आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया? हमारे इस बैच का टेलीग्राम ज्वाइन है, मतलब टेलीग्राम है KVS TGT स्पेशल बाय पायल मैम, ये इस नाम से। आप कोई बात नहीं, एकेडमी पे बोल देना, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, वो आपको ऐड कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लो। मैं आते ही पहले होमवर्क चेक करूंगी किस किस ने किया है, आते पहले होमवर्क देखूंगी कि किस किस ने स्कीम्स पढ़ी हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी इन स्कीम्स पे। ठीक है, और प्लीज मैं नहीं कह रही तुमको कोई और किताब पढ़ो, कोई भी और किताब मत पढ़ो, आप बस क्लासेस को ध्यान से सुन लो, जो नोट्स हैं उनको ध्यान से कर लो। MCQ प्रैक्टिस तक मैं करवाऊंगी, सब कुछ मैं करवाऊंगी, आप इस चीज की चिंता मत करो। बस जैसे जैसे कहती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ये होमवर्क दिया है, ये होना चाहिए। ये 3 स्कीम आपको कल पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं तो डिस्कस कराऊंगी, बट पहले तुम्हें चेक करूंगी। इसके बाद एक शब्द होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। 18 से 23 वर्ष के उम्र के कितने लोग स्कूलों में जाते हैं, कितने लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, 18 से 23 एज ग्रुप के कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं? 57.6% लोग ही स्कूल में दाखिला लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं हायर एजुकेशन में। 18 से 23 यानी कि मास्टर्स, 18 की उम्र में आपका ग्रेजुएशन होएगा, 18, 19, 20, 21 के तक आपका ग्रेजुएशन होगा, 21 से 23 आप पोस्ट ग्रेजुएट करोगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है भारत के केवल 57% बच्चे ही इतनी उम्र तक पढ़ पाते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ठीक है, क्लियर? वो सर्व शिक्षा अभियान था संदीप, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम चल रहा था। उसके बाद पॉपुलेशन की बातें करते हैं। भारत के अंदर कितनी जनसंख्या है और पूरी दुनिया में भारत का रैंक क्या है? ठीक, अरे हिंदी में तो है सब कुछ, जनसंख्या सब कुछ, हर एक शब्द तो मैं हिंदी में बोल रही हूं ज्योति, सब कुछ हिंदी में ही तो है। अब ये मैथ के आंकड़े हैं भाई, रैंक को तो रैंक ही कहूंगी ना, या मैं ऐसे लिख दूंगी, कोई बात नहीं, आगे से ऐसे लिख दूंगी मैं रैंक, बात तो एक ही है। भारत का पूरी दुनिया में सेकंड रैंक है,
सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। भारत में टोटल 138.26 करोड़ लोग हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के डाटा के अनुसार 138.26 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, अच्छा, इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का कितना हिस्सा रहता है? भारत की जनसंख्या जो है पूरी दुनिया का टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का, यानी कि कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का, घबराओ मत, मैं इनकी हिंदी लिख के डालूंगी, कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का 17.7% लोग तो अकेले भारत में वोट रखे हैं। इतने सारे लोग जो हैं अकेले भारत में पड़े। वेरी गुड, चाइना फर्स्ट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, सेकंड नंबर पे अपना भारत है। भारत के अंदर पूरी दुनिया के 17.7% लोग रहते हैं, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, और अपना रैंक 2 है, पहला चाइना का है। 2050 तक ये उम्मीद है कि भारत की जनसंख्या 273 मिलियन हो जाएगी। 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 273 मिलियन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान से समझो। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? इसको समझने से पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं 2 MCQ पूछ लूं, फिर ये सारी परिभाषाएं बताऊंगी। क्वेश्चन ये है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको आंसर देना है, 1 का ये है, 2 का ये है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कम साक्षर राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल यानी वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है? क्वेश्चन नंबर भी लिखो आगे, किसका दे रहे हो आप, ये कौन जारी करता है? ठीक है, क्वेश्चन 4, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है? भारत का रैंक जल्दी से बता दोगे। 2 का बिहार, 1 का केरल। वेरी गुड उर्वशी, वेरी गुड राखी, अनीता, सपना, ज्योति, दीपमाला, बहुत बढ़िया, पूजा, वेरी नाइस। 1 का आंसर क्या आ गया? केरल, वेरी नाइस ज्योति। बिहार सेकंड का। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है? बहुत बढ़िया सोमवती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी गुड उर्वशी, बहुत बढ़िया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देता है। भारत का रैंक कितना है? वेरी गुड नीलम, आंसर क्या आएगा? 135। ठीक है, 135, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 135 146 में से 39 नहीं है सोनिया, 135, बहुत बढ़िया भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना? क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट यानी क्रूड जन्म दर क्या होता है? एक वर्ष में 1000 लोगों के पीछे कितने जीवित जन्म हुए हैं? पैदा होते कुछ लोग मर जाते हैं, जो लोग पैदा होते मर जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही। 1000 लोगों के पीछे कितने नए जीवित जन्म हुए हैं एक साल में? या आप सिंपल सा ये देखोगे कि एक साल में कितने नए जन्म हुए हैं, उनको हम कहेंगे क्रूड बर्थ रेट। एक साल में कितने नए जन्म हुए हैं, कितने और ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, उसको कहेंगे क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले क्रूड मृत्यु दर क्या होती है, तो आप कहोगे कि एक वर्ष में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोग मर गए हैं, उनको हम क्रूड मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है, क्रूड जन्म दर यानी एक साल में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और क्रूड मृत्यु दर एक साल में कितने लोग मर गए हैं। ठीक, पूनम दक्ष जो है आपका आंसर गलत है, इट्स 135।
इसके बाद आपसे पूछ लिया सामान्य प्रजनन दर किसको कहते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं, सामान्य प्रजनन दर किसको कहते हैं, यानी जनरल फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं। 15 से 49 वर्ष की 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया। होते हैं नीलम, मैंने आपका नाम लिया है। 15 से 49 वर्ष की 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया, उसको कहते हैं क्या, सामान्य प्रजनन दर। इसको समझना, जैसे भाई मान लो ऐसे बहुत सारी ऐसे 1000 महिलाएं हैं, ठीक है, कितनी 1000 महिलाएं हैं। इन 1000 महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच में है, 15 से 49 वर्ष के बीच में है। इन 1000 महिलाओं ने एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया, कितने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, कितने बच्चों को जन्म दिया, उसको हम कहते हैं 15 से 49 वर्ष की महिलाओं ने, 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया, उसको हम कहते हैं प्रजनन दर निकालना, यानी कि सामान्य प्रजनन दर निकालना, सामान्य प्रजनन दर निकालना। इसी तरीके से एक शब्द आएगा टोटल प्रजनन दर किसको कहते हैं, कुल प्रजनन दर किसको कहते हैं। यहां पे तो हमने क्या लिया, 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की, 1000 महिलाओं ने कितनों को जन्म दिया। यहां पे हमने 1000 महिला लिख दिया, तो मैंने क्या कह दिया उसको कि ये सामान्य प्रजनन दर मैंने निकाल दी, जनरल फर्टिलिटी रेट मैंने निकाल दिया, सामान्य प्रजनन दर मैंने निकाल दी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर क्या होता है, तो आप बताओगे कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, अपनी रिप्रोडक्टिव एज मतलब जितनी उम्र में महिला बच्चे को जन्म दे सकती है। क्यों भाई अंजू, एक बार उसमें बात करना, आप टेक्निकल बंदे से बात करना, जो भी हमारी टीम है उनसे बात करना, क्यों बार बार एन शो हो रहा है स्क्रीन पर और किसी के तो शो नहीं हो रहा। कुल प्रजनन दर कैसे निकालते हैं, यहां पे आपने 1000 महिला नहीं लेनी है, आपने ये देखना है कि भारत के अंदर भाई जैसे ये एक महिला है, इस एक महिला ने अपनी प्रजनन दर, अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब जब तक ये बच्चे को जन्म दे सकती है, जब तक इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, ठीक है, तो इस महिला ने मान लो 3 बच्चों को जन्म दे दिया, ठीक है। दूसरी महिला ने मान लो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में 2 बच्चों को जन्म दे दिया। तीसरी महिला ने मान लीजिए अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर 1 बच्चे को ही जन्म दिया है। चौथी महिला ने 1 भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, 0 बच्चे को जन्म दिया है। इस महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। मतलब इस तरीके से पूरी भारत के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, सिर्फ 1000 नहीं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, अपनी प्रजनन वाली उम्र में, उसको हम कहेंगे कुल प्रजनन दर। सामान्य प्रजनन दर हम 15 से 49 वर्ष की 1000 महिलाओं का आंकड़ा लेते हैं, और कुल प्रजनन दर में हम उनकी रिप्रोडक्टिव एज की सारी महिलाओं का आंकड़ा लेते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोगों ने समझ लिया। अब 3 शब्द होते हैं, एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 3 शब्द समझोगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों में। एक शब्द होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में करवा रही हूं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी होता है मरना, यानी कि नवजात शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, अभी अभी पैदा हुआ है, नवजात है, अभी पैदा हुआ है, नवजात मृत्यु दर, ठीक है। फिर एक शब्द होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं हम शिशु मृत्यु दर, या जिसको हम कहेंगे हाँ शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु है, बच्चा है, अभी बहुत छोटा है, शिशु मृत्यु दर। फिर एक होता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये तीनों क्या होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। ये 3 मृत्यु दर होती है, एक होती है आपकी नियोनेटल यानी नवजात मृत्यु दर, एक शिशु मृत्यु दर, एक बाल मृत्यु दर। कैसे निकालते हैं उसको देखो, उसको देखो। देखो नियोनेटल, मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। इन 1000 बच्चों में का जन्म हो रहा है 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए। इनमें से मान लो 200 बच्चे 28 दिन के अंदर अंदर मर गए, 200 बच्चे 28 दिन के अंदर अंदर मर गए। मतलब इनकी उम्र कितनी हुई, 28 या 28 से कम मर गए।
तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 1000, 200 डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये क्या निकल गया आपका? नवजात मृत्यु दर, मतलब अपने जन्म के 28 दिन के अंदर अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं। 1000 जीवित जन्म के बाद कितने बच्चे 28 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं, उसको कहते हैं नवजात। नवजात मतलब अभी अभी पैदा हुआ है, 28 दिन का ही हम आंकड़ा ले रहे हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? ये 1000 बच्चे पैदा हुए थे, इन 1000 बच्चे जो ये 1 जनवरी 2023 को पैदा हुए, इनमें से कितने बच्चे 1 जनवरी 2024 तक जिंदा रहे? कितने बच्चे 1 जनवरी 2024 तक जिंदा रहे? मतलब कि 1 साल तक कितने बच्चों की आयु है? मान लीजिए इन 1000 बच्चों में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मृत्यु के, या मैं कहूंगी 500 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर अंदर मर गए, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर में हम क्या देखते हैं कि 1 साल तक कौन जी रहा है। नवजात में देखते हैं कि 28 दिन के अंदर अंदर कितने बच्चे मर गए। और बाल मृत्यु दर क्या होता है? 1000 जीवित बच्चों के पीछे कितने बच्चे जो हैं, मान लीजिए वो 1 जनवरी 2023 को हुए थे 1000 के 1000, और 1 जनवरी 2028 तक कितने बच्चे मर गए हैं? 5 साल का आंकड़ा लेते हैं, कितने बच्चे 5 साल के अंदर अंदर मर गए हैं, उसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो तीनों में डिफरेंस समझ आया आपको? नवजात में आप 28 दिन लेते हो, 28 दिन तक कौन जिंदा रहा। इन्फेंट में 1 साल तक लेते हैं, 1 साल तक कौन जिंदा रहा, ठीक है? और चाइल्ड मोर्टेलिटी में 5 साल तक लेते हैं कि 5 साल में कितने बच्चे मर गए। तो इस तरीके से 3 मोर्टेलिटी रेट होते हैं, 3 मृत्यु दर होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इन्फेंट 1 वर्ष के अंदर अंदर, यानी शिशु 1 वर्ष के अंदर अंदर, 1 साल के 2023 से 2024 1000 जीवित जन्म पे कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, ये तो हो गया इन्फेंट, ठीक है? फिर आपसे पूछा जाएगा मान लीजिए बाल मृत्यु दर, कि 5 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे जो हैं, कितने चाइल्ड जो हैं उनकी डेथ हो गई, वो तो हो गया बाल मृत्यु दर। फिर हो गया नवजात मृत्यु दर, नियोनेटल, 1000 जीवित जन्म में से 28 दिन के भीतर भीतर कितने बच्चे मर गए, उनको कहते हैं हम नवजात मृत्यु दर, ठीक है? तो ये 3 मृत्यु दर हमने और समझ ली। फिर पूछा जाएगा आपसे बच्चों मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर इसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये कैसे निकालेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे कि 1 लाख बच्चों के पीछे, 1 लाख बच्चों के जन्म में, 1 लाख बच्चों के जन्म से कितनी माएँ मर गई है। हर बार हम 1000 ले रहे थे, कितनी माँ मर गई है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी यानी बच्चे को जन्म देते वक्त। कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मर गई हैं या बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई हैं। 1 लाख बच्चों के पीछे कितनी महिलाएं मर गई हैं, उसको हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 लाख जीवित जन्म के पीछे मरने वाली माँ की संख्या, ठीक है? तो इसको हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। फिर आपको और क्या पूछा जाएगा? आपसे कुल प्रजनन दर पूछी, हमने वो समझ ली, कुल प्रजनन दर क्या होती है। हमने और क्या समझ लिया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ ली हमने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट समझ लिया, ये सब चीजें हो गई है। इसमें बस एक चीज और अपने को जाननी है, सेक्स रेशो क्या होता है। सेक्स रेशो क्या होता है? लिंग अनुपात क्या होता है। 1000 इन्फेंट 1 साल, सोमवती इन्फेंट में 1 साल, शिशु है वो, ठीक है, शिशु है, ठीक। बाल का मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है बच्चा, 5 साल, और नवजात अभी अभी पैदा हुआ है, नया अभी पैदा हुआ है 28 दिन, वहां आंकड़ा 28 का लेंगे। सेक्स रेशो कैसे निकालते हैं? 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं पैदा हो रही है, ठीक है, 1000 पुरुषों से कंपेयर कर रहे हैं कितनी महिलाएं पैदा हो रही है, उसको हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। तो जन्म दर हो गई उर्वशी, और मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर होती है। मोर्टेलिटी मतलब मरना, मोर्टल नॉन जीवित, नॉन लिविंग को मोर्टल कहते हैं। बर्थ रेट उर्वशी जन्म दर हो गई, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं 1 साल में। मोर्टेलिटी कितने मर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग है। सेक्स रेशो कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा। अब स्टूडेंट्स अपने को कल की क्लास में डिटेल में बेरोजगारी पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है।
डिटेल में, कितने तरीके की होती है, भारत में कौन अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा देता है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट निकलती है, ठीक है, भारत में कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें अपने को कल की क्लास में करनी है। ये बेरोजगारी टॉपिक भी इसी यूनिट से जुड़ा हुआ है, पर मैं उसको डिटेल में अलग से बताऊंगी कल। एक तो अपने को बेरोजगारी करनी है, एक अपने को जीडीपी और जीएनपी के बारे में जानना है क्योंकि इसके अंदर नया शब्द आया था। एक तुम्हारा होमवर्क हमें डिस्कस करना है। 3 स्कीम आई थी, इन 3 स्कीम को हमें डिस्कस करना है। पहले तुम्हारा होमवर्क चेक करेंगे, कल की क्लास का अपना ये काम होने वाला है। किसी को कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास को मैं यही विराम दूंगी, किसी को कुछ भी पूछना है। देखो स्टूडेंट्स, बार बार रिवाइज जरूर करते रहना। आप लोग यूं सोचोगे मैडम ने करा दिया, हमने कर लिया और ये याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करना। जल्दी से मुझे बता दीजिए कोई भी डाउट है। जल्दी से बता दीजिए क्या डाउट है आप लोगों को। अच्छा, 5 ईयर प्लान पूछ रहे थे संदीप, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान ना। देखो मैं आपको बता रही हूं, समझना इस बात को, 1 मिनट। देखो 1961 से लेके 1966 तक अपना थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। लेकिन 1966 में से लेके 1969 में हम लोगों ने कोई योजना नहीं चला रखी थी, योजना अवकाश ले रखा था, प्लान हॉलिडे ले रखा था। मैं पूरी प्लानिंग करवाऊंगी डिटेल में। प्लान हॉलिडे ले रखा था, योजना अवकाश ले रखा था। क्यों योजना अवकाश ले रखा था? क्योंकि हम लोगों का ये तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। 2 युद्ध हो गए, सूखा पड़ गया, करेंसी भी गिर गई थी, अवमूल्यन कर दिया था मुद्रा का, बहुत बुरा हाल हो गया था, नुकसान ही नुकसान हो गया था। ठीक है, नुकसान ही नुकसान हो गया था। तो अब इस वजह से हमने भविष्य के लिए कोई योजना बनाई ही नहीं, बोले कोई योजना नहीं बनाते। तो 1966 से लेके 1969 तक योजना अवकाश चल रहा था, प्लान हॉलिडे चल रहा था। उसी वक्त हम लोगों ने 1966 से लेके 67 में हमने हरित क्रांति को शुरू किया था। तो अगर कोई पूछे कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो आप बताओगे कि योजना अवकाश में शुरू हुई है। वो उस समय कोई योजना चल ही नहीं रही थी। मैं ये नोट्स दूंगी ज्योति, बाकी जो एडिशनल डिटेल्स मैं आपको देती हूं उसके लिए अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। कल वाली अंजू अभी आ जाएगी ऐप पे। ऐप पर रोज क्लास की टाइमिंग 2:30 बजे होगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम आप एक बार टीम को कह दो, वो आपको ज्वाइन कर देंगे। अभी तो एक ही ले रही हूँ नीलम, बट उसको बढ़ा दूंगी मैं। अभी मैंने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया कि एक यूनिट एक दिन में हम खत्म कर दें। तो यूनिट वाइज भी चलेंगे तो बहुत प्यार से सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर 2:30 बजे मिलेंगे, मैं शेड्यूल कर दूंगी ऐप पर। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी, क्लास रोज होगी पूनम, क्लास रोज होगी।